हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ स्टडी यूटी एजुकेशन डेडिकेटेड मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे हम लोग एक सही सा मस्त सा हम लोग एमसीक्यू चला रहे हैं जो कि क्वालिफाइंग सीरीज है एसएससी जेई को लेकर। इस 500 क्वेश्चन हम लोग ऐसा सिलेक्ट किए हैं जिसको अगर आप लगा लेंगे तो आपका एसएससी जेई जो है बहुत ही ईजी हो जाएगा। ये पार्ट नंबर उसका 7th हो जाएगा। इससे पहले 6 लेक्चर आ चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस सीरीज को जरूर देख लीजिएगा। पूरा का पूरा जितना सीरीज इसमें है सबको बहुत इंपॉर्टेंट। इस सीरीज को अगर आप देख लेंगे तो पूरा मैकेनिकल जो है आपका मैकेनिकल सिर्फ 500 क्वेश्चन में ही सारा प्रीवियस ईयर का लगा दिए हैं। सारा ऑल टॉपिक्स को ऑल सब्जेक्ट को क्लियर कर दिए। न्यूमेरिकल है, थ्योरेटिकल है, सभी तरह का यहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पार्ट नंबर 6 हो जाएगा। इससे पहले अगर आप नहीं देखें तो जाके देख लीजिए। इसके अलावा आर एस खुरमी का सोल्यूशन, आर के जैन का सोल्यूशन, प्रीवियस ईयर का पेपर यानी मैकेनिकल से रिलेटेड सारे यहाँ पे लेक्चर आपको मिल जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बिकॉज ये फुली डेडिकेटेड है मैकेनिकल को लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का क्या बोल रखा है? पहला बोल रखा है व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस सेंटर का बात करा फॉर एन 8 लिंक मैकेनिज्म। देखो, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालने का। क्या हो जाता है भाई? ये निकालने का होता है n(n-1) डिवाइड बाई 2। सबको पता होगा इसका वैल्यू। और n क्या है? ये हो जाता है आपका लिंक, नंबर ऑफ लिंक। तो नंबर ऑफ लिंक कितना था? 8 लिंक का बात करा तो बस वैल्यू पुट कर देंगे। 8 × 7 डिवाइड बाई 2, 2 से कटेगा 4, 4 जब 28। तो 28 यहाँ पे इंस्टेंटेनियस सेंटर निकल जाएगा जब मेरा 8 लिंक का मैकेनिज्म रहा तो क्या हो जाएगा? या बी इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड में क्या बोला गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ कंप्लीट कंस्ट्रेंट मोशन। मैंने कहा था कि भाई कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है। तो सर आपने बताया था पिछले लेक्चर में कि कंस्ट्रेंट मीन्स होता है कि इधर उधर ना जा सके, मैंने पूरी तरह से इसको फिक्स कर देना। ठीक है, बात समझ में आया कि जैसे एक बच्चा बैठा हुआ है दोनों तरफ, या फिर आप ही बैठ जाइए चारों तरफ टाइगर बैठा हुआ आपके, तो आप हिल पाइएगा नहीं ना। तो वही बात करा कांस्टेंट का मतलब ऐसा मैकेनिज्म फिट कर देना कि वो मूव ना कर पाए। तो अगर कंप्लीट कांस्टेंट मोशन करना है तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ कांस्टेंट मोशन। फुल्ली कांस्टेंट मोशन कौन सा है आपको बताना है यहाँ में से। तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर हम लोग बात करेंगे तो पहला शाफ्ट विथ कॉलर इन द सर्कुलर हॉल। नहीं, ये तो नहीं है, ये मूव कर सकता है शाफ्ट, जो मूव कर सकता है कॉलर के साथ। शाफ्ट इन द फुट स्टेप बियरिंग, नहीं बियरिंग है, ये भी मूव करेगा, रोटेशनल होगा ही। स्क्वायर बार इन स्क्वायर हॉल, तो यहाँ पे सी जो है ये आपका करेक्ट लग रहा है क्योंकि सी जो है स्क्वायर बार इन स्क्वायर हॉल ये पूरी तरह से कांस्टेंट है। हाँ, अगर मैं बात करूँ ना बी का, शाफ्ट इन द फोर्थ स्टेप बियरिंग, ये मूव थोड़ा बहुत करता है बट हाँ कंप्लीट नहीं कर पाता, इसलिए बी नहीं करेक्ट आंसर होगा, सी हो जाए इसका करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू अबाउट द गिवन फिगर। गिवन फिगर से रिलेटेड आपको बताना है कि यहाँ पे ट्रू कौन सा है। क्या ये आपका कांस्टेंट काइनेमेटिक चेंज है, या फिर अनकांस्टेंट काइनेमेटिक चेन है, या फिर लॉक्ड चेन है, या फिर मैकेनिज्म है। तो देखो सिंपल सा, तो इसका आंसर मैं अगर आपको बोलूँ तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, अनकांस्टेंट काइनेमेटिक चेन। आप बोलिएगा कैसे सर? देखो मैं बता रहा हूँ। पहली बात अगर मैं बोलूं कि ये जो है मैकेनिज्म नहीं है, पहली बात मैं एक एक करके उठाता हूँ। डी नंबर मैकेनिज्म नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैंने बताया था जब भी मेरा लिंक जो रहता है वो मेरा फिक्स रहता है। वीडियो पिछले लेक्चर हम लोग जब बनाए थे क्वेश्चन न्यूमेरिकल इस बेस्ड पे, तो मैं बताया था कि लिंक जब मेरा फिक्स रहता है ना तभी जो है हम लोग मैकेनिज्म बोलते हैं उसको, लिंक मेरा फिक्स रहता है। तो क्या यहाँ पे एको लिंक आपको फिक्स लग रहा है? कहीं फिक्स है इस तरह करके नहीं है, इट मीन्स ये मैकेनिज्म नहीं होगा। डी नंबर हटा। चलो आगे बात करें लॉक्ड चेन का। लॉक्ड चेन मतलब क्या होता है कि ये मूव नहीं कर सकता, लेकिन ये तो पूरी तरह से मूवेबल है, तो लॉक्ड चेन भी नहीं होगा। अब बात करते हैं नंबर कॉन्स्टेंट काइनेमेटिक चेन का। कॉन्स्टेंट काइनेमेटिक चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अभी नो सिंगल इनपुट एंड आउटपुट। बात समझ में है कि यहाँ पे ना तो इनपुट देखने को मिल रहा है ना आउटपुट देखने को मिल रहा है, तो ये भी कांस्टेंट नहीं होगा। क्योंकि हम लोग क्यों करते हैं कांस्टेंट, क्यों करते हैं? आप देखें इन्वर्सन मैकेनिज्म का देखते हैं ना, इन्वर्सन करते हैं यानी क्या करते हैं 4 बार जो चेन मैकेनिज्म होता है, एक को हम लोग फिक्स करते हैं, एक लिंक को 1 2 3 4 1 2 3 4 है। अब एक लिंक को फिक्स कर दिए, कुछ मेरा इन्वर्सन निकला, फिर इसको हटा के इसको लिंक फिक्स कर दिए, फिर मेरा कुछ इन्वर्सन निकला, अलग अलग डिफरेंट टाइप का मशीन बनाते हैं। तो अगर कांस्टेंट करेंगे तो कुछ तो आउटपुट निकलता है ना, तो ये भी निकलना, इसीलिए ये अनकांस्टेंट काइनेमेटिक चेन हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर अ क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म। क्रैंक क्या होता है? क्रैंक जो होता है ये बेसिकली क्रैंक किसको बोलते हैं? क्रैंक जो कि 360 डिग्री वो जो रोटेट कर सकता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रैंक। उसको क्या बोलते थे हम लोग? क्रैंक बोलते हैं, जो तो 360 रोटेट कर सकता है। अब आ जाता है रोकर।
रोकर क्या हो जाता है, तो सर रोकर वो हो जाता तो जो है 360 मूव नहीं कर सकता है, ठीक है, ये ओनली ऑसिलेट कर सकता है, मतलब लेफ्ट राइट करना ये कर सकता है रोकर। अब दोनों को मिला देंगे। अब यहाँ बोल रहा कि बताओ कौन सा ऐसा मशीन है जो कि क्रैंक रोकर मैकेनिज्म है, ये चीज़ आपको यहाँ पे ढूंढना है। तो अगर आप यहाँ पे देखिएगा करेक्ट आंसर, तो पहला नंबर में क्या बोल रहा है, अ लिंक कनेक्टेड टू द फिक्स लिंक ऑसिलेट वाइल द अदर इज फुल्ली रोटेट। तो बस यही तो पहले ही बोल दिया करेक्ट आंसर। मैंने कहा था क्रैंक मीन्स फुल्ली तरह से रोटेट, और आपका जो रोकर है यानी कि ऑसिलेट करेगा, तो ऑसिलेट यानी कि ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 5 में क्या बोल रखा है, द पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट ऑफ अ रेसिप्रोकेटिंग इंजन अलोंग विद द कनेक्टिंग रड क्रैंक शाफ्ट एंड फ्लाईव्हील। ओके, यहाँ पे बोल रहा कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, तो हम लोग बना ही लेते हैं। एक मेरा ये सिलेंडर हो गया, और सिलेंडर के साथ यहाँ पे पिस्टन हम लोग लगा दिए हैं। ये अरेंजमेंट विथ ए रेसिप्रोकेटिंग इंजन अलोंग विद द कनेक्टिंग रड, तो ये मेरा कनेक्टिंग रड है, ठीक है, ये मेरा पिस्टन हो गया, ये मेरा कनेक्टिंग रड है। कनेक्टिंग रड यहाँ लगा हुआ है, और कनेक्टिंग रड के साथ यहाँ पे लगा हुआ है एक मेरा क्रैंक, ये मेरा क्या हो गया, क्रैंक है। और क्रैंक के साथ यहाँ पे मेरा लगा है एक फ्लाईव्हील, यहाँ पे क्या जोड़ दिए हम लोग, फ्लाईव्हील जोड़ दिए, ये कुछ फ्लाईव्हील है, आप समझ जाइए। और ये मेरा क्रैंक है। चलो, अब यहाँ पे क्या बोल रखा कि ये जो मेरा कनेक्टिंग रड फ्लाईव्हील अब कनेक्टर सब कुछ जोड़ दिए, ये मेरा क्रैंक हो गया, ये मेरा फ्लाईव्हील हो गया, ये मेरा कनेक्टिंग रड हो गया, और ये मेरा पिस्टन सिलेंडर है, पिस्टन सिलेंडर है, ठीक है। चलो, बोल रहा है हैज़ द फ्लाईव्हील। अब देखो यहाँ पे मैं बात करता हूँ क्या क्या, देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि ऑल जो है यहाँ पे रोटरी मोशन में आपको मिल रहा है, सब क्या कर रहा है, रोटरी मोशन में, ये भी रोटेट कर रहा है, फ्लाईव्हील रोटेट कर रहा है, क्रैंक जो है ये भी रोटेट कर रहा है, और जब कनेक्टिंग रोड है ये भी आपका रोटेट कर रहा है। बट आपका एक ही चीज़ देखिएगा, पिस्टन जो यहाँ पे पिस्टन है ये रेसिप्रोकेट कर रहा है, क्या कर रहा है, रेसिप्रोकेट कर रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है। तो यानी यहाँ पे क्या नजर आया कि जो पिस्टन है वो मेरा रेसिप्रोकेट कर रहा है, इसके अलावा जितने भी ऑल जितने भी मोशन है वो मेरा रोटरी मोशन है। तो पिस्टन अगर रेसिप्रोकेट कर रहा है, इट मीन्स ये स्लाइडर का काम करेगा, किसका काम करेगा, स्लाइडर का। और बाकी रोटेट कर रहा है उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, क्रैंक, क्योंकि क्रैंक मेरा क्या है, रोटरी, यानी कि क्या क्या बनाएगा, ये स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म बनाएगा। तो यहाँ पे अगर आप आंसर देखेगा तो इज़ अ फॉर्म ऑफ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। स्लाइडर क्यों, पिस्टन के चलते स्लाइड कर रहा है, और बाकी और रोटेट कर रहा है 360, इसीलिए इसको बोल सकते हैं क्रैंक। तो स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म बनाएगा, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। विच अमोंग द फॉलोइंग इज एन इन्वर्सन और डबल क्रैंक मैकेनिज्म। देखो डबल क्रैंक मैकेनिज्म में पिछला लेक्चर में बता जाऊँ, इलिप्टिकल ट्रेम्बल हो जाता है। इलिप्टिकल ट्रेम्बल बेसिकली क्या था, इलिप्स का जो पाथ है उसको ट्रेस करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ऑल्डन कपलिंग भी हो जाता है डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। कंसीडर अ पॉइंट ऑन अ लिंक कनेक्टेड डबल स्लाइडर क्रैंक चेन इज इट वुड ट्रेस। क्या ट्रेस करेगा, अभी जस्ट मैंने बताया था ना कि जब भी बात करेगा पॉइंट का और ये ट्रेस कर रहा है, यानी कि डबल स्लाइडर का बात कर, तो डबल स्लाइड में एक ही इन्वर्सन होता है जो कि आपका होता है क्या, इलिप्टिकल। जो इलिप्टिकल ट्रम्बल होता है वो इलिप्टिकल पाथ को क्या करता है, मेरा ट्रेस करता है। तो ये हो जाता है मेरा क्या, इलिप्टिकल पाथ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इन अ डबल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म द नंबर ऑफ रिवोल्यूटिंग पेयर इज। डबल स्लाइडर क्रैंक चेन है, इसमें बोल रहा कि रिवोल्यूट पेयर, रिवोल्यूट करने का मतलब क्या है, रोटेटिंग पेयर का बात कर रहा है, टर्निंग पेयर का बात कर रहा है। तो बोल रहा कि टर्निंग पेयर कितना होगा। तो देखो जब भी इस तरह का चीज़ आए ना, तो आपको आंसर मारना है क्या, दो हो सकता है। क्यों, कि देखो डबल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म की बात करा, मान लो 4 बार मैकेनिज्म ले लेते हैं, ठीक है। इसमें 2 को हम लोग स्लाइड कर दिए, ये भी मेरा स्लाइडर है और ये भी मेरा स्लाइडर है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, मेरा स्लाइड कर रहा है। तो 2 अगर मेरा स्लाइडर है तो ऑटोमेटिकली जो 2 मेरा बनेगा ना, वो 2 क्या हो जाएगा, मेरा 2 जो बन जाएगा वो मेरा करेगा रेवोल्यूट। 2 क्या करेगा, मेरा रेवोल्यूट करेगा, या फिर रेवोल्यूट बोलो या फिर रोटेट कर रहा। अगर 2 मेरा स्लाइडिंग कर रहा तो 2 मेरा क्या करेगा, रोटेट करेगा। इससे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं और अच्छी ईजी में मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। देखो ये मान लो, जब भी आपको नहीं समझ में आए तो कुछ फिगर बना लीजिए। ये मेरा एक मान लेते हैं, एक स्लाइडर है, ये स्लाइडर नंबर पहला हो गया, और ये आपका दूसरा स्लाइडर है, ये क्या है, मेरा दूसरा स्लाइडर है, ये दूसरा नंबर का स्लाइडर 2 है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो पहला स्लाइडर है, दूसरा स्लाइडर है, 2 स्लाइडर हो गया। अब टर्निंग पेयर, तो ये जो है एक टर्निंग पेयर है, इसके साथ कनेक्टेड रहेगा, तो ये एक पहला टर्निंग पेयर हो गया, ये पहला टर्निंग पेयर है। और यहाँ पे एक देखेंगे, एक सेकंड में ब्लू से दिखा देता हूँ, ये एक पहला टर्निंग पेयर हो गया और एक दूसरा टर्निंग पेयर हो गया। तो 2 टर्निंग पेयर और 2 मेरा स्लाइडर, तो क्या निकल जाएगा यहाँ पे, 2 हो जाएगा मेरा रेवोल्यूट पेयर, स्लाइडिंग रोटेटर यानी कि रेवोल्यूशन पेयर, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ओल्डिंग कपलिंग इज इन्वर्सन ऑफ, तो डबल का हो जाएगा डबल स्लाइडर क्रैंकचेन मैकेनिज्म, ठीक है। 9 का डी, ये मैं पूरा का पूरा जो है मैं आपको बता चुका हूँ, अगर मैं आपको बोलूँ तो मैं फिर से आपको रिवीजन करा दूँ, लेकिन आप लोग याद कीजिएगा कि पूरा का पूरा सब जो है याद हो जाए। डबल में क्या क्या बताए थे, 3 चीज़ बताए थे। एक तो हो गया भाई आपका ओल्डन कपलिंग हो गया, ओल्डन के बाद आता है इलेक्ट्रिकल ट्रम्बल जो कि आपका इलेक्ट्रिकल पाथ को ट्रेस करता है, फिर आपका आता है स्कॉच-योज मैकेनिज्म, ये तीनों का तीनों जो है मेरा किस में जाता है, डबल स्लाइडर क्रैंकचेन मैकेनिज्म में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 10th में। 10th में देखते हैं क्या बोल रखा है, 1 मिनट। तो 10th में यहाँ पे बोल रखा है क्वेश्चन पे, काइनेमेटिक पेयर आर दोज विच हैव टू एलिमेंट दैट, काइनेमेटिक पेयर आर दोज विच हैव टू एलिमेंट दैट क्या रहता है, वो मेरा परमिट करता है रिलेटिव मोशन। वो क्या करता है, देखो काइनेमेटिक पेयर आर लाइक बेस्ट फ्रेंड, जिस तरह का दोस्त होता है ना, अच्छे दोस्त, उसी टाइप का होता है। तो काइनेमेटिक पेयर क्या करता है कि जो इसमें जिस तरह का फोर्स अगर एग्जर्ट होगा उसी तरह का फोर्स इसमें भी एग्जर्ट होता है, मोशन सेम टाइप का होता है। तो काइनेमेटिक पेयर क्या होता है, विच हैव टू एलिमेंट दैट परमिट रिलेटिव मोशन, एक साथ वो रिलेटिव मोशन करता है, ठीक है। काइनेमेटिक चेयर एक के साथ वो कनेक्टेड होता है, जिस तरह का मोशन इसमें ट्रांसफर होगा जस्ट अदर काइनेमेटिक पेयर में भी, अदर चेन में भी वो भी वही सेम मोशन ट्रांसफर होता है, ठीक है। ओके, आ जाते हैं 12th नंबर में। 1 मिनट, ये आपका 10th था। ओके, 10th के बाद यहाँ पे 11 नहीं दिया गया, 11 हम लोग शायद ये छूट गया था, मैं लास्ट में ऐड कर दिया हूँ, बट वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। 12th में क्या बोला गया, इन्वर्सन ऑफ मैकेनिज्म इज, इन्वर्सन ऑफ मैकेनिज्म क्या होता है। देखो इन्वर्सन क्या, मान लो 4 बार चेन मैकेनिज्म की बात करें, जस्ट मैंने कहा था 1 2 3 4 लिंक है, तो इन्वर्सन होता क्या कि एक लिंक को हम लोग, मान लो ये लिंक 4 है, लिंक को 4 को हम लोग फिक्स कर दिए, एक अलग तरह का मुझे इंजन मिल गया, फिर अब क्या करेंगे, इसको ना करके अब हम लोग फिक्स कर देंगे थर्ड को, तो मुझे अलग तरह का इन्वर्सन मिल गया। तो हम लोग क्या करते हैं, सबको फिक्स करते हैं, अलग अलग लिंक को फिक्स करते हैं एक एक बार, और अलग अलग डिफरेंट टाइप का हम लोग मशीन बनाते हैं, मैकेनिज्म बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, चेंजिंग द हायर पेयर टू लोअर पेयर नहीं, ऑब्टेनिंग बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक इन द काइनेमेटिक चेन, तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 13, दी कपलिंग विच इज द इन्वर्सन ऑफ डबल क्रैंक में चेन मैकेनिज्म इज, तो देखो यहाँ पे ओल्डन कपलिंग है, तो बस यही हो गया आंसर। यहाँ पे मैंने बताया था ओल्डन होता है, इलेक्ट्रिक टर्मल होता है, और आपका स्कॉच-योज मैकेनिज्म होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म इज, देखो जब भी मैकेनिज्म का बात करें तो उसका क्या हो जाएगा, आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा मार देना आपको एक ही होता है, एक होता है, कितना होता है, एक होता है। मैं इससे पहले भी लेक्चर में बताया था, पिछला लेक्चर में बताया था, ठीक है। आई थिंक लेक्चर नंबर आपका वो 5th होगा, उसमें मैंने बताया था आपको कि जब भी मशीन होता है या मैकेनिज्म होता है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है एक। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, मशीन का या मैकेनिज्म का एक होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। वहीं अगर बात करेंगे स्ट्रक्चर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, तो स्ट्रक्चर का होता है 0। अगर सुपर स्ट्रक्चर का बात करें तो वो नेगेटिव होता है। हाँ, आप ये जरूर पूछ सकते हैं सर एक होता है कैसे होता है, वो मुझे एक बार बता दीजिए, तो मैं वो चीज़ के बारे में एक बार बता सकता हूँ। अच्छा ये बताए डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते कैसे है, तो सर डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर फ्री लिंक जो है फिक्स रहता तो अलग फॉर्मूला होता, लिंक अगर मेरा फ्री है तो अलग होता। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे कि एक फिगर में अच्छी तरह से मैं आपको समझाता हूँ, डोंट वरी, बहुत ही ईजी चीज़ है, एकदम अच्छा से समझिएगा। ये मान लेते एक पिस्टन है मेरा, क्या ये पिस्टन है, और सॉरी सिलेंडर है, और सिलेंडर में ये मेरा पिस्टन लगा हुआ है, और पिस्टन से ये कनेक्टिंग रॉड आया है, और ये मेरा क्रैंक है, ये क्या मेरा क्रैंक है, और ये मेरा कनेक्टिंग रॉड है, और ये मेरा पिस्टन है, ये जो ब्लू कलर का है ये मेरा पिस्टन है, और बाकी ये पूरा का पूरा रेड जो वो मेरा सिलेंडर है। ओके, तब हम यहाँ पे देखते हैं, अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये पता है फॉर्मूला क्या होता है, DOF का, डिग्री ऑफ फ्रीडम का, हो जाता है 3L-1 -2J और -F, कब, जब मेरा लिंक जो है फिक्स रहता है। तो यहाँ पे मेरा फिक्स कहाँ कहाँ मैं ग्रीन से दिखाता हूँ, एक तो फिक्स है मेरा क्रैंक, वो कहीं ना कहीं तो किसी के साथ फिक्स है, और जो ये मेरा ये जो सिलेंडर है ये फिक्स रहेगा दोनों तरफ से। चलो, और यहाँ पे हायर पेयर बिल्कुल नहीं है, तो हायर पेयर हो जाएगा यहाँ पे 0। अब मुझे फाइंड क्या करना, L क्या होता है, लिंक होता है, J क्या होता है, जॉइंट होता है। तो लिंक कितना और जॉइंट कितना है, चलो इसका पहले बात करते हैं, लिंक का बात करेंगे। तो जो हम लोग अगर मान लो यहाँ पे देखेंगे तो पहले तो सिलेंडर हो गया 1 गो, कनेक्टिंग रॉड हो गया 2 गो, और ये आपका क्रैंक है, और क्रैंक के साथ ये आपका पिस्टन है। तो पिस्टन है, सिलेंडर 2, कनेक्टिंग रॉड 3, और आपका क्रैंक 4, तो यहाँ पे लिंक तो 4 हो जाएगा। और अगर 4 बार मैकेनिज्म का एग्जांपल है तो 4 तो लिंक होना ही होना, इसका कोई टेंशन नहीं है। अब जॉइंट का बात करते हैं, जॉइंट कहाँ कहाँ हो गया। पहला जॉइंट तो आपका दिख रहा है यहाँ पे, जो ये कनेक्टेड है पिस्टन से साथ कनेक्टिंग रॉड, तो पहला जॉइंट हो गया एक जॉइंट। दूसरा जॉइंट कहाँ हो गया, ये जो फिक्स है आपका, जो फिक्स है यहाँ सिलेंडर पिस्टन के जो आपका सिलेंडर है, यहाँ पे एक जॉइंट आ गया, तो पहला जॉइंट यहाँ निकल गया, ये दूसरा जॉइंट हो गया। तीसरा जॉइंट कहाँ मिलता है, ये जो क्रैंक है,
क्रेंक भी तो किसी के साथ फिक्स होगा, तो ये आपका यहाँ पे और एक जॉइंट मिल जाएगा, तीसरा जॉइंट, और यहाँ पे आके जो कनेक्टिंग रड क्रेंक के साथ अटैच है यहाँ पे एक जॉइंट है। तो कितना जॉइंट मिला 1 2 3 एंड 4 जॉइंट मिल गया। तो यहाँ पे मुझे जॉइंट भी मिल गया 4 और लिंक भी मिल गया 4। तो बस अब वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग किसमें, 3L-1 -2J -H। तो मुझे पता चला कि भाई हायर पेयर है नहीं, हायर पेयर हो गया 0, यहाँ 3L का वैल्यू निकला 4, 4 -1 -2 इंटू यहाँ पे 4 निकला था, तो यहाँ जगह 3 × 3 -2 8 जा 2 4 जा 8, तो 9 - 8 = 1। तो बात समझ में आया। जब भी जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 4 बार मैकेनिज्म का, जो कि सिंगल क्रैंक मैकेनिज्म उसी का एग्जाम्पल है, उसका कितना निकलेगा 1। मैकेनिज्म बात करें 1 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का बात करते हैं। 15 नंबर क्या बोला था, द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ लोअर पेयर P एंड नंबर ऑफ लिंक L, द 4 लिंक काइनेमेटिक चेन इज गिवन बाय। काइनेमेटिक चेन निकालने का क्या फॉर्मूला क्या होता है, ये पता आप लोग को, L = हो जाता है 2P - 4, ठीक है, जहाँ पे P क्या होता है मेरा लोअर पेयर होता है, और P क्या होता है मेरा लोअर पेयर होता है, और L आपका लिंक होता है। इस फॉर्मूला को याद रखिए, इससे आपको पूछा भी जाता है काइनेमेटिक चेन निकालने का, कितना काइनेमेटिक चेन है या फिर लोअर कितना पेयर है, तो निकालने का आता है। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 में क्या बोला गया, अ स्लाइडर स्लाइडिंग एट 10 cm/s ऑन लिंक में स्लाइड कर रहा है एक स्लाइडर, विच इज रोटेट अबाउट द 60 RPM इज सब्जेक्ट टू कोरोलिस एक्सलरेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड इन cm/s²। एकदम बहुत ही ईजी है, एक्सलेशन पूछा है, कौन सा कोरोलिस एक्सलेशन होता क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला, कोरोलिस एक्सलेशन का वैल्यू हो जाता है आपका 2v × ओमेगा। जब v क्या आपका वेलोसिटी दिया है, और ओमेगा क्या होता है, ओमेगा सबको पता होगा 2πn/60 होता है। n का वैल्यू कितना दिया है, n क्या था RPM स्पीड में होता है, तो 60 दिया है, तो 2π × 60 / 60, तो 60 से 60 कटा, बचा क्या मेरा 2π, तो ओमेगा का वैल्यू मेरा निकल गया 2π। ओके, और 2 × v का वैल्यू कितना दिया है, आप देख रहे हैं v का वैल्यू दिया 10 cm/s आपका सेकंड स्क्वायर, और मुझे इसी में आंसर भी चाहिए cm/s², तो कन्वर्ट नहीं करेंगे यानी 10, तो यहाँ से कितना आएगा 2 × 2 = 4, यानी कि 4 और 0, तो 40π विल बी द करेक्ट आंसर। सिंपल सा लॉजिक था, एकदम इजी था, कुछ नहीं। देखो हम आपको समझाने के बता दिए, हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि भाई A = क्या हो जाता है 2v × ओमेगा, तो यहाँ 2 × 10 दिया है, और इंटू 2π हो जाता है 2π, n का वैल्यू 60 × 60, तो 60 से 60 खत्म, 2 दूनी की 4 और 4 0 यानी 40π, आंसर आ गया। बस 10 सेकंड का भी क्वेश्चन है, 5 सेकंड में क्वेश्चन आ जाएगा इसका। बस आपको ये पता होना चाहिए कोलियस एक्सेलरेशन का हो जाता है क्या 2 × v × ओमेगा। जो चलो यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट 17 में, द टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर, अभी मैंने बताया था इसका फॉर्मूला क्या होता है इंस्टेंटेनियस निकालने का, n-1 / 2, जो कि इसको हम लोग निकाले भी थे जब मेरा 8 लिंक दिया गया था, जहाँ पे मैंने बताया था 8 × 7 / 2, आप लोग को याद होगा 28 आया था, क्वेश्चन नंबर 1 ही था, शायद 1 या 2 था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A नंबर, ठीक है, इंस्टेंटेनियस निकालने का, यहाँ पे n क्या है मेरा लिंक होता है। चलो क्वेश्चन नंबर जाते हैं हम लोग 18, दी रोटरी इंटरनल कंबसन इंजन इज द इन्वर्सन ऑफ। रोटरी इंटरनल इंजन जो होता है, इंजन जो होता है, ये में आपका हो जाता है सिंगल स्लाइडर क्रैंकचेन मैकेनिज्म का, किसका होता है सिंगल स्लाइडर क्रैंकचेन मैकेनिज्म का, ये आपका इन्वर्सन होता है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर जाते हैं हम लोग 19, द नंबर ऑफ लिंक L विच इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए काइनेमेटिक चेन कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, देखो फिर से लिंक और आपका नंबर ऑफ पेयर का बात किया, तो यही फॉर्मूला फिर से लेगा, L = जस्ट बताए थे 2p - 4, जहाँ पे p आपका क्या होता है लोअर पेयर हो जाता है, L क्या होता है लिंक हो जाता है। चलो अब यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, ये बहुत ही बढ़िया। फिर से यहाँ पे बोल रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ लिंक एंड जॉइंट इन द मैकेनिज्म एज फॉर एज द फिगर। अब देखो बोल रहा है यहाँ पे बताओ कि लिंक कितना है और जॉइंट कितना है, एकदम सिंपल, कोई यहाँ पे टफ वाला नहीं है। चलो मैं बताता हूँ, यहाँ पे आप ही खुद देखिए, आप खुद अब इसका आंसर दे लीजिएगा। पहले लिंक का बात करते हैं। लिंक क्या होता है सर, जहाँ पे फिक्स रहता है, तो देखो पहला लिंक तो मेरा निकल गया ये वाला, एगो लिंक यहाँ पे फिक्स है, ये दूसरा लिंक हो गया, ये तीसरा लिंक हो गया, और आपका ये एक लिंक है, दिस वन इज अ लिंक, यानी कि जो आपका क्रैंक दिया गया है। चलो 4 लिंक हो गया, लिंक कितना निकल गया मेरा 4 निकल गया। ओके अब बात करते हैं हम लोग जॉइंट का, जॉइंट कितना दिया है, चलो मैं ब्लू से दिखाता हूँ। जॉइंट पहला जॉइंट तो यहाँ पे है, तो ये एक पहला जॉइंट हो गया, ये दूसरा जॉइंट हो गया, और आपका तीसरा जॉइंट यहाँ पे हो गया, ये तीसरा जॉइंट हो गया, तीसरा जॉइंट। अब बहुत कोई बोलेंगे सर यहाँ पे जो टच कर रहा है ये सिर्फ जो है टच करते हुए जरा पॉइंट कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे जॉइंट नहीं बना रहा है, तो ये जॉइंट नहीं होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका जॉइंट निकल गया 3 और आपका L यानी कि लिंक निकल गया 4। तो देखते हैं आंसर इसका क्या हो जाएगा। क्या बोला था लिंक एंड जॉइंट, लिंक 4 जॉइंट 3, 4 और 3,
तो क्या हो जाएगा इसका सी बी और करेक्ट आंसर। समझ गए आप लोग? चलो अब बढ़िया आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए मैकेनिज्म। तो देखिए हम लोग मैकेनिक्स का, मशीन डिजाइन का खूब क्वेश्चन लगाया पिछले 1-2 लेक्चर में, तो सब कुछ मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, हर वो टॉपिक को दे रहा हूँ। उससे पहले आरएससी लगा चुके हैं, थर्मोडायनामिक्स लगा चुके हैं, सोम लगा चुके हैं, टॉम लगा चुके हैं, कोई ऐसा चैप्टर जो नहीं बचा है। और हम लोग इसी तरह करते करते अगर अगर आप 500 क्वेश्चन को आप देख लिए तो आपका पूरा का पूरा मैकेनिकल जो है ना निचोड़ आ जाएगा पूरा का पूरा। समझ रहे ना? 500 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पेपर लगाना कितना होता है, तो कितना एफिशिएंट होता है। जब आप एग्जाम में बैठेगा तब आपको पता चलेगा इसका फायदा। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना इस मैकेनिज्म का कितना यहाँ पे हो जाएगा। चलो बनाते हैं फटाफट डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, फॉर्मूला सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए। जस्ट अभी मैंने कहा था 3L-1 और -2J-H, जे जॉइंट, L फॉर लिंक और H फॉर हायर पेयर। चलो पहले हम लोग इसमें पहले बात करते हैं, फिगर को समझाना जरूरी है। इसमें हम लोग देख लेते हैं कि भाई लिंक कितना है। हायर पेयर तो बिल्कुल नहीं है, पॉइंट कॉन्टेक्ट नहीं है, तो वो तो जाने दो। अब मुझे पता करना लिंक कितना है और जॉइंट कितना है। पहले हम लोग बात करते हैं लिंक का। तो लिंक सबसे पहले देख ले, तो पहला लिंक तो आपका ये हो गया, ये जो कनेक्टेड है। ठीक है, पहला लिंक। दूसरा लिंक क्या हो जाता है मेरा, ये वाला लिंक हो जाएगा, ये जो यहाँ लंबा दिया हुआ पहला दूसरा। तीसरा लिंक हो गया ये चीज़, तीसरा लिंक। चौथा लिंक हो गया ये आपका पांचवा हो जाएगा। और इसको आप छठा मत मान लीजिएगा, क्योंकि ये जो पहला हम लोग माने ना, यही हो जाएगा, ये भी पहले ही है। तो यहाँ पे लिंक कितना निकल गया मेरा, आपका 5 लिंक निकल गया। चलो अब हम लोग बात करते हैं जॉइंट का। जॉइंट को ब्लू से आपको दिखा देते हैं। जॉइंट, पहला जॉइंट कहाँ पे है, पहला जॉइंट मेरा ये यहाँ पे है, जॉइंट हो रहा है, रोटेट कर रहा है। तो पहला हो गया मेरा जॉइंट, एक जॉइंट यहाँ निकल गया। दूसरा जॉइंट मेरा यहाँ निकल गया। ठीक है, चलो यहाँ पे मेरा तीसरा जॉइंट निकल जाएगा, और यहाँ पे मेरा निकल जाएगा पांचवा जॉइंट निकल जाएगा, और यहाँ पे निकल जाएगा मेरा क्या, 5 जॉइंट। ये भी 5 में ही आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकला, जॉइंट भी मेरा 5 निकल गया। जॉइंट भी क्या निकला मेरा, 5 निकल गया। 1 2 3 4, एक सेकंड देख लेते हैं, 1 2 3 4, और एक यहाँ छोड़ दिए, ये 5 सॉरी, ये 5 आएगा। ठीक है, ये 5 आएगा। तो जॉइंट मेरा 5 निकला, आपका लिंक भी 5 निकल गया। अब हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू क्या हो जाता है भाई, लिंक फिक्स है तो उसके लिए हम लोग लेते क्या है, DOF इक्वल टू लेते हैं 3L-1 -2J और -H। H वैल्यू 0 है, हायर पेयर है नहीं, तो 0 हो गया। अब 3 इंटू L कितना है मेरा, 5 है, 5 में एक घटा तो 4, और -5 2 जा 10, तो 4 3 जा कितना था, 12 -10 बराबर 2। तो 2 आ जाएगा आंसर। 2 है बिल्कुल है, तो 2 हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना निकला, 2 निकला सब्जेक्ट का। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन बहुत कोई लड़के बोलते हैं कि बहुत टफ होता है। आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम का इस तरह का क्वेश्चन आपको बताना, तो ढेर सारा आपको बता देंगे। प्रीवियस ईयर का 50-60 क्वेश्चन एक ही वीडियो बनाने, डेडिकेटेड वीडियो, फिर इसका झंझट ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे 100% क्वेश्चन जो आता है और आपका आंसर भी सही होगा, तो कोई नंबर आपसे ले नहीं पाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जाते हैं 22। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द बुल इंजन। बुल इंजन क्या होता है, देखो बुल इंजन क्या होता है ना, याद रखिएगा हमेशा, वो फिक्स किया जाता है क्रैंक के साथ। अगर हम लोग उसमें क्या करते हैं, फिक्स करते हैं सिलेंडर के साथ। सिलेंडर के साथ हम लोग फिक्स करते हैं, और वो स्लाइडिंग पेयर में रहता है। तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑब्टेनिंग बाय द फिक्सिंग द सिलेंडर और स्लाइडिंग पेयर। अगर हम लोग सिलेंडर को देखो क्या बोल रहे हैं, ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द बुल इंजन। बुल इंजन हम लोग कैसे बनाते हैं, अगर हम लोग जो सिलेंडर रहता है, सिलेंडर को फिक्स कर देते हैं ना, तो वो मेरा बन जाता है बुल इंजन। बस सिंपल सा लॉजिक है, सिलेंडर को फिक्स कर दो, मेरा जो सिलेंडर आता है पिस्टन यहाँ से निकला, तो इस सिलेंडर को अगर हम लोग फिक्स कर दिए तो मेरा बुल इंजन हो गया, दैट्स इट। ठीक है, ओके। और स्लाइडिंग पेयर या फिर स्लाइडिंग पेयर इसको बना देंगे, तो बात वही है, इसको फिक्स कर दिए, स्लाइडिंग हो गया, तो ये मेरा बुल इंजन बन गया, दैट्स इट। तो ये हो गया करेक्ट आंसर, उसमें कोई लॉजिक नहीं था, बस सिंपल सा एक चीज़ है, उस चीज़ को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 23, द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट साइकिल डिपेंड ऑन टेम्परेचर पे, क्योंकि एफिशिएंसी क्या होता है कार्नोट का, 1 - T लोअर -T हायर। ठीक है, तो ये किस पे, टेम्परेचर पे, लिमिट पे डिपेंड करता है, यानी सोर्स और सिंक पे। तो यहाँ पे देख लीजिए द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड सिंक। ठीक है, सोर्स को यानी कि हायर टेम्परेचर का बात करा, सिंक यानी लोअर टेम्परेचर। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, द एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट साइकिल इज मैक्सिमम फॉर रिवर्सिबल के लिए केस में। क्यों रिवर्सिबल में कोई लॉसेस वगैरह नहीं होता है, एकदम आइडियल मानते हैं। कार्नोट में समझ रहे हो ना, आइडियली मैं पहले बोल दिया हूँ, रिवर्सिबल भी आइडियली। क्या रिवर्सिबल कोई इंजन हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता है, उसमें लॉसेस होना ही होना है। 100% बिल्कुल एफिशिएंसी नहीं मानते हैं, लेकिन हम लोग मानते हैं कार्नोट को बहुत ज़्यादा रिवर्सिबल, मतलब रिवर्सिबल ही मानते हैं, क्योंकि वो आपका एक कार्नोट साइकिल इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल है। तो दैट इज़ वाई कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी मैक्सिमम हो जाता है रिवर्सिबल के लिए। बाकी के लिए थोड़ा बहुत, चाहे पेट्रोल हो, स्टीम हो, गैस हो, सब में लॉसेस तो होगा ही, तो वो होगा नहीं एफिशिएंसी। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन, क्या सेकंड लॉ डिफाइन करता है? देखो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वो मेरा लो ग्रेड एनर्जी होता है। क्या होता है ये याद रखिएगा, लो ग्रेड एनर्जी होता है थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ। और ये सेकंड लॉ को कौन कौन डिफाइन किया? दो साइंटिस्ट के, केल्विन और क्लेसियस। उन लोग बताएं कि लो ग्रेड एनर्जी जो है वो मेरा क्या इंट्रोपी है। क्या है मेरा? इंट्रोपी। तो ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन इंट्रोपी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। 26, एक सेकेंड, 25 ये था, अब चलते हैं हम लोग 26 में ना। ओके, अ हीट इंजन इज अ डिवाइस दैट ऑपरेट ऑन द थर्मोडायनेमिक साइकिल। हीट इंजन जो है एक डिवाइस है जो कोई ऑपरेट हो रहा है थर्मोडायनेमिक साइकिल में। तब यहाँ पे पढ़ना और देखना कौन सा सही होगा। देखो जो हीट इंजन, पहले तो आपको मैं बताता हूँ, हीट इंजन एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, बेसिकली हीट को ट्रांसफर करता है वर्क में। हीट को क्या करता है? वर्क को ट्रांसफर करता है, हीट को वर्क ट्रांसफर करता है। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या हो जाता है कि जो अगर मेरा हीट से वर्क में ट्रांसफ़र कर रहा है तो कुछ ना कुछ हीट की जरूरत पड़ेगा। जो हीट ये ट्रांसफ़र कर रहा है तो हीट कहाँ से आ रहा है? तो सोर्स से लेता है। ये हीट कहाँ से लेता है? सोर्स से, यानी कि हाइयर टेम्परेचर से सोर्स लेता है। और जब वर्क डन कर देता है तो साथ ही साथ वो सिंक में भी कुछ जो है अपना टेम्परेचर को छोड़ देता है। जैसे आप देखेंगे हीट इंजन आप लोग पढ़े कि नहीं, ये आपका T1 टेम्परेचर होता है, ये यहाँ से कुछ हीट लेता है। ठीक है, इसके बाद ये वर्क डन करता है और कुछ जो है सिंक में जाके छोड़ देता है। ये आपका सिंक हो जाता है, ये सोर्स हो जाता है। ठीक है, तो सोर्स से कुछ हीट लिया, ये कुछ वर्क डन निकाला, बाहर निकाला, और कुछ जो है सिंक में भी छोड़ देता है, क्योंकि पूरी तरह से हीट को ट्रांसफर नहीं कर पाता है। क्यों? बिकॉज आपको पता है कि हीट इज अ लो ग्रेड एनर्जी। हीट क्या होता है मेरा? लो ग्रेड एनर्जी होता है। ये पूरी तरह से वर्क को ट्रांसफर नहीं कर पाता, कुछ ना कुछ सिंक में छोड़ देता है। ठीक है, तो इसी से हमको पता चलेगा। तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे अगर पढ़ेंगे, टू कन्वर्ट द हीट सप्लाइड इनटू द कंप्लीट वर्क। कंप्लीट वर्क में तो कर ही नहीं सकता हीट, क्योंकि ये आपका लो ग्रेड एनर्जी होता है, मैंने बताया नहीं होगा। द कन्वर्ट द हीट सप्लाई इनटू द कंप्लीट वर्क, ये तो कंप्लीट होगा ही नहीं। टू प्रोड्यूस यूजफुल वर्क फ्रॉम द हीट रिसीव फ्रॉम द सोर्स एंड ऑल्सो रिजेक्ट रिमेनिंग हीट टू द सिंक अंडर ऑल कंडीशन। बिल्कुल सही आंसर, सी विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। अकॉर्डिंग द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट अ परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ। तो भाई केल्विन का बात कर रहा है ना, केल्विस बोलो या फिर आपका कोलोसियस बोल लो, दोनों का दोनों जो है इंट्रोपी दिया है, यानी कि सेकंड लॉ का बात किया है। किसका बात किया? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि आपका लो ग्रेड एनर्जी होता है। और ये किस काइंड को? सेकंड काइंड ऑफ द सेकंड काइंड इम्पॉसिबल। अब बोला क्या है भाई, मैं इसका ही बात करूँ, कुछ नहीं बोला, सिंपल बोला कि आप जो हाइयर सोर्स से लेते हो ना, हाइयर टेम्परेचर, पूरा का पूरा हीट को जो है ना कन्वर्ट कर दिए आप लोग वर्क में। पूरा का पूरा हीट को हम लोग कर दिए कन्वर्ट। ये जो हीट यहाँ से आ रहा है, हीट को कन्वर्ट कर दिए वर्क में। क्या ये पॉसिबल है? हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि हीट क्या है, वही फिर से देखो एक ही चीज़ को पकड़ो जो मैं अच्छी तरह से बताऊँ। हीट मेरा होता था सर लो ग्रेड एनर्जी। तो सर लो ग्रेड एनर्जी, तो लो ग्रेड क्यों बोले? क्योंकि ये पूरी तरह से हीट जो होता है वर्क में ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। ये कुछ ना कुछ सिंक में छोड़ेगा आपका टेम्परेचर, तभी जाके। तो ये बोल रहा कौन? आपका बोला है सेकेंड परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड, यानी कि PMM2। तो ये इसको वायलेट करता है। ठीक है, तो ये सेकंड लॉ है, राइट। 28 सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम थर्मल एफिशिएंसी एन ऑफ द सिस्टम अंडरगो अ रिवर्सिबल साइकिल। देखो जब भी बात कर रहा है यहाँ पे क्या, मैक्सिमम थर्मल एफिशिएंसी, तो वो तो कार्नोट का लेते हैं, और कार्नोट का क्या लेते हैं? एफिशिएंसी उसी का होता है, उसके अलावा किसी का होता ही नहीं, आगे पढ़ के कोई फायदा नहीं है। वही रिवर्सिबल का बात किया था, रिवर्सिबल ऊपर से मैक्सिमम, तो ओबियसली कार्नोट का होगा। कार्नोट क्या? 1 - T लोअर डिवाइड बाई T हायर। यहाँ पे अगर देखिएगा एफिशिएंसी 1 - T कूलर। अच्छा कूलर का बात किया तो 2 कूलर बाई T हायर। कूलर बोल लो या फिर लोअर बोल लो, बात एक ही है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? C हो जाएगा करेक्ट आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। द केल्विन प्लैंक लॉ डील्स विथ दी, किसके साथ वो डील करता है? कन्वर्सन ऑफ हीट, कन्वर्सन ऑफ वर्क। 29 का क्वेश्चन दिया है, कन्वर्सन ऑफ हीट इंटू वर्क। हाँ यही बोला है, हीट इंटू वर्क में करता है, यानी कि डेल Q इक्वल टू DU प्लस डेल W। ठीक है, सी हो गया। चलते 30 में। व्हेन द डिग्री ऑफ रेंडमनेस इंक्रीज द एंट्रोपी चेंज क्या होगा? इंक्रीज करेगा। अगर रेंडमनेस इंक्रीज करते हैं तो मेरा एंट्रोपी भी इंक्रीज करता है। क्या हो जाएगा मेरा? बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 में। 31 यहाँ मिस हो गया, वो भी देखते हैं। शायद वो गलत क्वेश्चन इसीलिए मैं निकाल दिया हूँ, या फिर आगे मिल जाएगा आपको। ठीक है, ओके।
विच इक्वेशन बेस्ट रिप्रेजेंट, और प्लीज़ लाइक कीजिए, आप लोग लाइक करिए, बहुत मेहनत लगता है क्वेश्चन को सिलेक्ट करना आप लोग के लिए, बेस्ट क्वेश्चन को सिलेक्ट करना, वो भी हर सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन को सिलेक्ट करने के बाद सब्जेक्ट वाइज को हमको सेटअप करने पड़ता है कि भाई जैसे हर सब्जेक्ट, जैसे आज हम लोग देखें सॉन्ग के बारे में थोड़ा देखें, और हम लोग मशीन डिजाइन और आपका मैकेनिक्स देखें, ठीक है, इस तरह हम सेट करते हुए लाते हैं। तो सारे सब्जेक्ट को हमको लेके चल रहे हैं, हर टाइप का क्वेश्चन को उठाते हैं, नंबरिकल उठाते हैं, टॉपिक वाइज उठाते हैं, तो ये सब चीज़ में फिर PDF उसको कन्वर्ट करना है। तो आप लोग प्लीज़ लाइक वगैरह कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। आप लोग हैं तो हम हैं, आप लोग नहीं तो कुछ नहीं, तो आप लोग पे सारा डिपेंडेंट है। आप लोग जितना ज़्यादा, आज देखिए मैं आज के टाइम पे आज आप लोग को 4 वीडियो दिया एक दिन पे, ठीक है, आज आप लोग को ये लेके चौथा वीडियो आपको होगा, एक ही दिन में आपको 4 वीडियो 4 आवर का लगा। तो समझ लीजिए कि इसको 4 आवर बनाने में पूरा का पूरा मेरा दिन लग गया, 2 दिन लग गया। इससे पहले पूरा कंटेंट रेडी करके रखा, एक दिन में 4 लेक्चर रिकॉर्ड करना। ये रिकॉर्ड करने में मेरा 4 से लेकर 5 घंटा लग जाता है, कि बहुत बार एडिट भी, रिकॉर्ड करने में थोड़ा बहुत गलती हो जाता है, माइक का प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम। तो 5 आवर तो समझ लीजिए सिर्फ रिकॉर्डिंग, क्योंकि 1 घंटा का तो पर लेक्चर है। अब 5 आवर रिकॉर्डिंग में लगा, आप ही समझ लीजिए 5 आवर रिकॉर्डिंग में सिर्फ लगा, इसको एडिटिंग में लगेगा कम से कम 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटा मान लेते हैं, फिर इसको अपलोडिंग वगैरह करने में भी 2 घंटा लग गया, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए 9 घंटा सिर्फ लगा ये सब में, और पहले कंटेंट को रेडी करने में, क्वेश्चन सिलेक्ट करने में, ये सारे चीज़ में, PDF कन्वर्ट करने में, इस सब चीज़ में मेरा लग जाता है 4-5 घंटा। तो आप समझ लीजिए कि कितना टाइम मेरा लगा है, ठीक है। 9 इधर हो गया 4, और इधर सॉरी ये दोनों का 9, ये तो हम लोग ऐड कर दिए, 5 + 4 9, 9 + 4 13, तो 13 12 से 13 घंटा हमको लगा ये सब सारी चीज़ में। तो आप लोग के लिए किए हैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे यूट्यूब में मेरा कुछ मिल रहा है, वो पेड कोर्स में सारे स्टूडेंट के लिए मैं देता हूँ, प्रोवाइड कराता हूँ। तो आप लोग फ्री में कर रहे हैं, तो आप लोग कम से कम लाइक शेयर कर ही सकते हैं। क्वेश्चन 32, विच इक्वेशन बेस्ट रिप्रेजेंट द नेट एंट्रोपी चेंज फॉर एन इनरिवर्सिबल प्रोसेस। इनरिवर्सिबल प्रोसेस का बात कर रहा है, पे एंट्रोपी चेंज क्या होगा। देखो अगर इनरिवर्सिबल का बात कर रहा है, देखो 2 चीज़ होता है यहाँ पे। जब भी मैं अगर बात करूँ यहाँ पे नेट, पहले तो बात किया नेट एंट्रोपी चेंज का, किसका बात का है, नेट एंट्रोपी। नॉर्मली अगर एंट्रोपी चेंज का बात करेगा तो हम लोग ले लेते हैं क्या, आपका डेलस जनरेशन। लेकिन यहाँ पे चूंकि नेट का बात किया है, तो यहाँ पे 2 चीज़ लेंगे। पहला लेंगे हम लोग डेल एस ले लेते हैं रिवर्सिबल का, ऊपर से लेते हैं डेल एस जनरेशन लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग, जनरेशन लेते हैं। और जनरेशन ऑलवेज जो होता है मेरा पॉजिटिव होता है। क्या होता है मेरा, पॉजिटिव होता है। क्यों, क्योंकि ये इनरिवर्सिबल के लिए में, और रिवर्सिबल के केस में एंट्रोपी मेरा राइज करता है पॉजिटिव में, तो इसलिए हम लोग क्या होता है मेरा डेल एस जनरेशन पॉजिटिव होता है, ठीक है। और ये मेरा रिवर्सिबल के लिए केस होता है, ये इनरिवर्सिबल का बात कर रहे हैं। जो आपका डेल एस जनरेशन ये किसके लिए होता है, इनरिवर्सिबल होता है, इनरिवर्सिबल के लिए, और ये मेरा होता है रिवर्सिबल के लिए, ठीक है, जो कि ये मेरा पॉजिटिव होता है। तो जाहिर बात है अगर ये पॉजिटिव होता है तो इसका वैल्यू जो होगा वो 0 से ज़्यादा ही होगा, 0 ज़्यादा होगा नेट एंट्रोपी चेंज, इट मीन्स ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0, यानी कि हो जाएगा D। एस एंट्रोपी से शो कर रहा है एंट्रोपी को, तो 0 से ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोल रखा है, दी एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम एंड द सराउंडिंग ड्यूरिंग अ प्रोसेस बिटवीन द 2 इक्विलिब्रियम स्टेट इज। तो 2 इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 इक्विलिब्रियम स्टेट का बात करें। देखो एंट्रोपी चेंज हो रहा है और ये सिस्टम टू सराउंडिंग का बात कर रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। तो सिस्टम जो होता है मेरा, ये मेरा सिस्टम है और मेरा सराउंडिंग में जा रहा, सिस्टम टू कहाँ जा रहा है, मेरा सराउंडिंग में जा रहा है। इट मीन्स फिर से बात कर रहा है, जो एंट्रोपी चेंज हो रहा है, एंट्रोपी चेंज हो रहा है वो मेरा एंट्रोपी चेंज रिवर्सिबल का भी बात कर रहा है और डेलस जनरेशन का भी बात कर रहा है, इन रिवर्सिबल का भी बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, जानते हैं रिवर्सिबल के केस में मेरा क्या हो जाता है, एंट्रोपी चेंज 0 हो सकता है। लेकिन अगर इन रिवर्सिबल का बात करें डेलस जनरेशन का, तो ये मेरा क्या था, पॉजिटिव होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 किसके लिए होगा, रिवर्सिबल के केस में इक्वल टू 0, तो 0 भी हो सकता है। जेलस जनरेशन का बात करें तो ये मेरा प्लस, यानी कि 0 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि इक्विलिब्रियम का बात किया ना, तो यानी 0 भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 34 का बात कर रहा है, विच इक्वेशन क्लियरली डिफाइन द एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर अ सिस्टम विथ mkg ऑफ गैस एट प्रेशर P1 से लेकर P2 तक जा रहा, V1 से लेकर V2 तक जा रहा, वॉल्यूम चेंज हो रहा, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा और एंट्रोपी है। तो आपको बताना कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा, है ना। तो बस इसका एकदम देखो, इतना देख के आप लोग डर गए होंगे कि ये क्या दिख दिया। कुछ नहीं, एक सिंपल सा इक्वेशन होता है डेल एस का, एंट्रोपी चेंज का। आप लोग देखे होंगे, एक हो जाता है क्या, mCV ln T2 - T1 प्लस हो जाता है मेरा क्या, mR ln V2 - V1।
यहाँ पे किसका बात कर रहा है, यहाँ पे मेरा बात क्या है, आइसोथर्मल का। आइसोथर्मल यानी टेम्परेचर कांस्टेंट, तो यानी पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, ये मेरा जीरो बचेगा। बचा क्या मेरा, एम आर लॉन V2 माइनस V1। तो बस ये आंसर हो जाएगा, ये एम आर लॉन V2 माइनस V1। और मैं ना इसका ये जो दो इक्वेशन, इसका तीन इक्वेशन आता है, प्रेशर, वॉल्यूम और आपका टेम्परेचर के बीच में, ये डेल एस का, तीनों मैं बता दिया हूँ थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर में, आप देखे होंगे। और अगर आप फॉलो सही तरह से कर रहे हैं तो एकदम सही आपका एग्जाम जाएगा, कोई भी एग्जाम रुकेगा नहीं। एज यू नो दैट मैं कैसा पढ़ाता हूँ, बहुत ईजी तरीका से मैं ट्राई करता हूँ, बहुत ईजी तरीका से। बड़े थोड़ा लेंदी हो जाता है लेकिन मैं बहुत ईजी तरीका से होता है, इसलिए क्योंकि आप लोग खुद इम्पैक्ट देखेंगे। जो सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मैकेनिकल से प्यार हो गया है आपसे पढ़ के, तो वो रीज़न होता है क्योंकि मैं उससे इतना मेहनत करके पढ़ाता हूँ। पूरा का पूरा देखिए डीपी जो है, पूरा पूजा का पूजा 2 दिन जो मुझे छुट्टी मिला था, पूरा का पूरा आप लोग के कंटेंट को क्रिएट करने में। अभी सब जो है आप घर में रहते हैं, शांत रहते हैं, फैमिली का टाइम स्पेंड करते हैं, बट मैं पूरा तरह से आप ही लोग के लिए पूजा पूरा स्पेंड कर दिया कि आप ही लोग के लिए, चलो भाई आप लोग कुछ हेल्प हो जाएगा तो मुझे बहुत अच्छी लगेगी, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो 35 क्या बोला, रिवर्सिबल एडियाबेटिक और टीएस डायग्राम इज। रिवर्सिबल एडियाबेटिक का बात करा तो भाई टीएस डायग्राम बात करा, यानी टेम्परेचर एंट्रोपी का केस पड़ रहा है। एंट्रोपी क्या होता है मेरा, ये होता है रिवर्सिबल एडियाबेटिक लेते हैं यानी एंट्रोपी कांस्टेंट, तो ये मेरा हो जाता है। तो अगर मैं एंट्रोपी कांस्टेंट का बात करूँ एडियाबेटिक के केस में, ये मेरा होता है, ये हो जाता है S1 S2 मान लो। तो ये क्या हो रहा है मेरा, वर्टिकल एक लाइन शो करता है, मेरा वर्टिकल लाइन शो करता है टीएस डायग्राम में। टीएस डायग्राम में हम लोग क्या दिखा रहे हैं, टीएस डायग्राम हम लोग दिखा रहे हैं एडियाबेटिक यानी कि एंट्रोपी कांस्टेंट। तो भाई ये टेम्परेचर है, टी मतलब टेम्परेचर, तो टेम्परेचर और एंट्रोपी ये आपका एस दी। एस मीन्स क्या होता है, एंट्रोपी। एंट्रोपी मतलब आइसेंट्रोपिक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडियाबेटिक आइसेंट्रोपिक होता है यानी एंट्रोपी कांस्टेंट, तो वर्टिकल हो जाएगा। ये अगर टेम्परेचर कांस्टेंट बोलता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे लेते हैं हम लोग, टेम्परेचर कांस्टेंट लेते हैं तो कुछ ऐसा हो जाता है, ये टेम्परेचर कांस्टेंट देखो यहाँ पे, ये T1 हो जाता है, T2 हो जाता है, ये मान लो 30 रहता है तो यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, तो वो हो जाता है मेरा क्या, वर्टिकल हो, मेरा हॉरिजॉन्टल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बात करा एंट्रोपी का तो हो जाएगा क्या मेरा वर्टिकल, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट रिकॉर्डिंग हो रहा है, यस। 36 इन अ सराउंडिंग द अमाउंट ऑफ इनरिवर्सिबिलिटी ऑफ अ अंडरगोन बाय अ सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय। इनरिवर्सिबिलिटी में अगर कोई मेरा सिस्टम जा रहा है तो, और कैसे जा रहा है, सिस्टम टू सराउंडिंग में जा रहा है। देखो सराउंडिंग ऑफ द अमाउंट, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, हमेशा मैं बोलता हूँ इन, कभी भी क्या करना ना, क्वेश्चन को स्लोली पढ़ना, फास्टली पढ़िएगा, 2 बार पढ़ना पड़ेगा, 3 बार पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको बताने के लिए पढ़ाता हूँ कि देखिए ध्यान क्या देना आपको। इन अ सराउंडिंग द अमाउंट ऑफ इनरिवर्सिबिलिटी ऑफ द अंडरगो बाय अ सिस्टम, मतलब ये सिस्टम टू सराउंडिंग में जा रहा है। कहाँ से जा रहा है, सिस्टम टू सराउंडिंग में जा रहा है। और आपको पता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग होता है क्या मेरा, यूनिवर्स होता है। और यूनिवर्स भी मेरा क्या होता है, एक आपका आइसोलेट सिस्टम होता है। ठीक है, क्या होता है मेरा, आइसोलेट सिस्टम होता है, यानी कि एंट्रोपी यहाँ, और आपको पता है यूनिवर्स का जो एंट्रोपी है वो मेरा इंक्रीज करता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, इंक्रीज करता है। दूसरा टर्म में बोल सकते हो, कैसे याद रखें कि भाई यूनिवर्स का एंट्रोपी मेरा इंक्रीज करता है सिस्टम और सराउंडिंग में। समझ लीजिए आप लोग देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग इतना चीज़ हो रहा है कि एक टाइम पे क्या होता है, तो मेरा जो वर्ल्ड है वो ख़त्म हो सकता है। समझ लो, ख़त्म होना ही होना। जिस तरह हम लोग ह्यूमन जो है इतना गंदा तरीके से नेचर को यूज़ करते हैं, बट हम लोग कुछ जो देते नहीं, बस इसे लेना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी देख रहे हैं इतना सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसका एंट्रोपी बढ़ रहा है, रैंडमनेस हम लोग बढ़ा रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं बन पा रहा है, तो इसलिए एंट्रोपी क्या हो जाता है मेरा, इंक्रीज करता है यूनिवर्स का। तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कास्टिंग प्रोसेस। अब देखो यहाँ पे कास्टिंग का कुछ क्वेश्चन आ गया। कास्टिंग का हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन लगाए हैं, बट यहाँ पर कौन सा कास्टिंग नहीं है। अब जो अगर देखिएगा एक्सट्रूजन, एक्सट्रूजन जो है एरिया को घटाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, रिड्यूसिंग करने के लिए, तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। ये हम लोग बात कर चुके, ये क्वेश्चन भी आ चुका पहले भी। क्वेश्चन नंबर 38 का बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कास्टिंग डिफेक्ट। कास्टिंग डिफेक्ट कौन सा नहीं, हॉट टीयर्स है, ब्लो होल है, स्काव है, रिमिंग नहीं है। रिमिंग मैंने बताया था क्या होता है, हॉल है। हॉल को जब हम लोग हॉल किया हुआ उसको बड़ा नहीं करना, हॉल को जब हम लोग फिनिशिंग करते हैं, ठीक है, जैसे सीरीज पेपर होता है, रमिंग स्ट्रिच पेपर होता है, वो सारा चीज़ से हॉल को बस फिनिश करने का काम करते हैं, तो उसको हम लोग रिमिंग बोलते हैं। तो ये जो होता है मेटल फॉर्मिंग का पार्ट हो गया, मेटल को हटाने का, यानी कि ये तीनों, यानी क्या बोला था, नॉट कास्टिंग ना, तो ये डी हो जाएगा। कास्टिंग प्रोसेस को जो कास्टिंग डिफेक्ट नहीं है, तो रिमिंग कास्टिंग डिफेक्ट नहीं है। ओके, टुडे लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला था, कास्टिंग प्रोसेस इज प्रिफर फॉर द पास्ट हैविंग। कास्टिंग जब भी हम लोग प्रोसेस करेंगे तो फ्यू डिटेल, ज़्यादा डिटेल का जरूरत नहीं होता, हो जाए तो अच्छी बात है, ऐसा बात नहीं है। आप कोई भी प्रोसेस अगर कास्टिंग किसी चीज़ का करने बोल रहा, कोई बोला कि ये कास्ट करके मुझे दो, अगर कोई आपको डिटेल बहुत सारा दिया तो अच्छी बात है, बट अगर आपको फ्यू डिटेल भी रहेगा ना फिर भी आप कास्टिंग कर सकते हैं। तो कास्टिंग के लिए मुझे फ्यू डिटेल का ही जरूरत पड़ता है, ज़्यादा डिटेल का जरूरत नहीं पड़ता है। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास।
यहाँ अच्छा ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 11 छूटा था, मैंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग बाद में कर लेंगे। यहाँ पे क्या बोला कि क्रैंक, कनेक्टिंग रड, सिलेंडर एंड पिस्टन, क्योंकि ये क्वेश्चन इजी था, ठीक है, इजी और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें लड़का बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर इसको बनाएंगे कैसे। ध्यान से देखो इसमें क्या क्वेश्चन है। क्रैंक, कनेक्टिंग रड, सिलेंडर एंड पिस्टन ऑफ द स्टीम इंजन कंसिस्ट 1 लिंक, 2 लिंक, 3 लिंक एंड 4 लिंक। आप लोग बोलिएगा सर इसको कैसे हम पता करेंगे, जितना गिन लो वही आंसर हो जाएगा। क्रैंक है एगो, कनेक्टिंग रड है 2 गो, सिलेंडर है 3 गो और आपका एक पिस्टन है 4 गो, तो बस 4 लिंक हो गया, आंसर हो गया 4। समझ गए ना, आंसर कितना आ गया मेरा 4 हो गया। इसके अलावा एक 38 का भी क्वेश्चन आप लोग से छूटा था, 38 में बनाते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन चिप रिमूवल प्रोसेस। नॉन चिप रिमूवल प्रोसेस इसमें कौन सा है जिसमें चिप जो है रिमूवल नहीं होता, नॉन चिप का बात कर रहा है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्पिनिंग ऑफ द लेथ। स्पिनिंग ऑफ लेथ, मिलिंग में जो है चिप मेरा निकलता है, रिमूवल एक्सेस होता है, थ्रेड कटिंग में भी होता है, गियर होविंग में भी होता है, गियर कटते हैं तो होता है, लेकिन स्पिनिंग जब होता है तो उसमें मेरा नॉन चिप रिमूवल प्रोसेस होता है, ठीक है, उसमें चिप मेरा नहीं निकलता है, तो इसका हो जाएगा ए आंसर, राइट। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ पे आज हम लोग खत्म करते हैं। यहाँ पे क्लास आपका कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आपका 7th लेक्चर खत्म हो जाएगा और 7th लेक्चर हो जाएगा, यानी कि आपका कि 350 क्वेश्चन आ चुका है, अब बचा ओनली 3 लेक्चर्स। 3 लेक्चर में पड़ेगा 150 क्वेश्चन और आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक और ग्रुप में शेयर कीजिएगा। एंड अगर आपको आरके जैन का परचेज करना कोर्स, अगर आपको तैयारी करना आरके जैन का, अगर आपको जॉब लेना पूरी तरह से, तो आपको आर एस कुर्मी, आरके जैन प्रीवियस ईयर का पेपर और हम जितना चीज़ और इंपॉर्टेंट देखें, जैसे नोमरिकल हो गया, अभी जो है इसके बाद आने वाला आपका नोमरिकल सेशन है, हर सब्जेक्ट का नोमरिकल बनाएंगे, जो एग्जाम में पूछा जाता है वही टाइप का बताएंगे। हम जो भी पढ़ाते हैं पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं एग्जाम को लेकर, एकदम जॉब ओरिएंटेड, बिल्कुल इधर उधर नहीं जाते हैं, कोई एक्स्ट्रा यहाँ पे बात नहीं होता है, एकदम बकवास कुछ नहीं, एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो अगर आप आरके जैन को परचेज करना चाहते हैं, परचेज कर सकते, नीचे में आपका नंबर दिया गया, व्हाट्सअप भी दिया गया, टेलीग्राम दिया गया, दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप से आपको डिस्कशन करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट है, मैं भी वहाँ पे हेल्प करता हूँ, और टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे पीडीएफ वगैरह मिल जाता है। आरके जैन को परचेज करना चाहते हैं परचेज कर सकते हैं, नीचे व्हाट्सअप नंबर मेरा दिया गया, वहाँ पे कांटेक्ट करके फिर कॉल करके पता कर सकते हैं। इसमें आपको सिलेबस भी सिंपली हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं मैकेनिकल का, और साथ ही साथ आर एस खुरमी का सॉल्यूशन भी मिल रहा है, ठीक है, तो सॉल्यूशन भी मिल रहा है प्लस आपका सिलेबस दोनों, मतलब अगर कोई भी सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे तो और कहीं से भी नोट्स देखने का जरूरत नहीं, कोई थ्योरी देखने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।